इस बोर्ड पर मैंने कुछ बेसिक टॉपिक्स जैसे कि सिंटेक्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप, वेरिएबल्स, स्विच केस, डेटा टाइप, एरे, एक्सेस स्पेसिफायर्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट, कमेंट्स एंड स्ट्रिंग ये लिख रखे हैं। ये बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। मतलब इन कंसेप्ट को अगर आपको पता है तो फिर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ईजिली सीख सकते हो। सिंटेक्स क्या होता है, इसके ऊपर सबसे पहले आते हैं हम लोग। सिंटेक्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का तरीका। मतलब अगर मैं किसी भी कोड को लिख रहा हूँ तो उस कोड को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की लैंग्वेजेस होती है, ह्यूमन लैंग्वेजेस होती है इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश में हम लिखते हैं हाउ आर यू। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा हाउ आर यू। एंड मैं हिंदी में लिखता हूँ सेम, आप कैसे हो। इन दोनों लैंग्वेज में लिखने का तरीका हमारा चेंज हुआ है। मतलब हाउ आर यू को मैंने लिखा है कुछ इस टाइप से और आप कैसे हो को मैंने लिखा है कुछ इस टाइप से। मतलब इंग्लिश में कुछ अलग तरीका है लिखने का और हिंदी में लिखने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन इन दोनों का कंसेप्ट सेम है। हम दोनों ही लैंग्वेज में सामने वाले से या किसी भी सेकंड पर्सन से हम लोग हालचाल ही पूछ रहे हैं, मतलब उसके बारे में ही पूछ रहे हैं, उसकी हेल्थ के बारे में ही पूछ रहे हैं, वो कैसा है। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी सिंटेक्स चेंज होते हैं या फिर लिखने का तरीका चेंज होता है। इसी को हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उन लैंग्वेजेस को लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, इसी को हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C++ होती है, जावा होती है और पाइथन होती है। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का लिखने का तरीका अलग अलग होगा। जैसे सी में आउटपुट करने के लिए अलग तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। जैसे सी में आउटपुट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है प्रिंट एफ। थोड़ा सा प्रॉपर लिख देते हैं। जैसे सी में आउटपुट करने के लिए हमको लिखना पड़ता है प्रिंट एफ, और डबल इन्वर्टेड के अंदर हम लोग जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हेलो और सेमीकोलन लगा दिया। C++ में आउटपुट करने के लिए हमको लिखना पड़ता है सी आउट, देन इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने हेलो आउटपुट करवाया। सेम ऐसे ही जावा के अंदर तरीका कुछ और है। जावा के अंदर किसी फंक्शंस के अंदर हमको सिस्टम डॉट आउट करके लिखना पड़ता है, तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। इसका तरीका भी अलग है, इसका तरीका भी। मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो आउटपुट करने का तरीका है वो चेंज हुआ है, लेकिन हो आउटपुट ही रहा है। मतलब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट सेम होगा, बस सिंटेक्स डिफरेंट होगा। तो यही था सिंटेक्स। नेक्स्ट जो है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग समझते हैं। पहले इसको कर देता हूँ क्लीन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है किसी भी कंडीशन को चेक करना और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर कोड को रन करवाना। मतलब मेरे पास दो नंबर हैं 10 एंड 15। मैं इन दोनों नंबर को कंपेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्पेसिफिक कोड कब चले जब ये ब्लॉक ट्रू हो, या फिर और इजी तरीके से समझते हैं अपन इसको कि 10 ग्रेटर देन 15 हो तो ही ये कोड चले, नहीं तो नहीं चले। अगर ये कोड नहीं चल रहा है, ये मतलब ये वाला कोड अगर नहीं चल रहा है तो फिर कुछ और कोड चलना चाहिए। इसी ब्लॉक्स को हम लोग डिवाइड करते हैं इफ़ और एल्स में। तो इफ़, एल्स और एल्स इफ वाला जो पार्ट होता है उसी को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, a = 10, या फिर चलो विदाउट वेरिएबल्स के समझते हैं। जैसे कि इफ़ मैंने लगाया और 15 ग्रेटर देन 10, राउंड ब्रैकेट्स क्लोज, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। अंदर जो भी कोड होगा वो कोड कब चलेगा, जब ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी। अभी ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 15 इज़ ग्रेटर देन 10, 15 10 से बड़ा है, तो ये कोड चलेगा। अगर ये कोड या ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 15 इज़ लेस देन 10, तो 15 लेस देन 10 नहीं होता, 15 10 से छोटा नहीं होता, तो ये कंडीशन हो गई अभी फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गई तो ये वाला जो इफ़ का ब्लॉक का कोड है, ये ब्लॉक स्कोप है, इस ब्लॉक स्कोप का जो कोड है वो नहीं चलने वाला है क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब मुझे ये अगर नहीं चलता है इफ़, तो मुझे क्या आउटपुट चाहिए, उसके लिए मैं लगाता हूँ एल्स।
और एल्स कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। ये एल्स का स्कोप हो गया। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स रहती है तो ये वाला कोड ऑब्वियसली नहीं चलने वाला है, तो फिर एल्स वाला कोड चलेगा। अब अंदर जो भी कोड होगा वो कब चलेगा, मतलब एल्स वाला कोड कब चलना है, जब इफ़ वाला कोड फॉल्स हो गया है तब। अब मैं दो कंडीशंस को चेक करना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास इफ़ है और एक और कंडीशन है मेरे पास चेक करने के लिए, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अलावा भी मुझे कुछ और कंडीशंस को मैच करना है या चेक करना है, तो मैं एल्स इफ़ का यूज़ करूँगा। इस इफ़ का यूज़ हम लोग एल्स को हटाते हैं और एल्स इफ़ राउंड ब्रैकेट्स ओपन एंड देन अगेन 10 ग्रेटर देन 15 और एनीथिंग एल्स, कुछ भी मैं चेक कर सकता हूँ। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। अब ये अगर कंडीशन फॉल्स है, ऑब्वियसली अभी है, तो 15 इज़ नॉट लेस देन 10, 15 लेस देन 10 नहीं होता है, तो वो फॉल्स हो गया। इफ़ वाला कोड नहीं चलने वाला है, एल्स इफ चलेगा जिसमें 10 लेस देन 15, तो 10 ग्रेटर देन 15 चेक करेगा, तो 10 ग्रेटर देन 15 है क्या, ये भी अभी तो नहीं है, तो फिर ये वाला कोड भी अभी नहीं चलने वाला है, मतलब अंदर वाला जो कोड है वो जो भी होगा वो कोड नहीं चलेगा। एल्स पे आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करते हैं। अब अगर ये भी कोड नहीं चल रहा है, ये भी कोड नहीं चल रहा है, तो फिर एल्स वाला कोड चलेगा। मतलब अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू रहती है तो इफ़ वाला कोड चल जाएगा, अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स रहती है तो एल्स इफ वाले ब्लॉक में चेक करेगा। ये वाली कंडीशन एल्स इफ वाली अगर ट्रू रहती है तो कोड वाला चल जाएगा एल्स इफ वाला, और अगर दोनों ही फॉल्स हैं, इफ़ और एल्स वाला दोनों का ही कोड अगर फॉल्स है तो फिर कंडीशन चलेगी हमारी एल्स वाली। इस टाइप से हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये होता है इफ़ एल्स और एल्स इफ वाला पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। द नेक्स्ट इज लूप। लूप क्या होता है? लूप समझने के लिए पहले इसको करते हैं क्लीन और लूप समझते हैं। लूप बेसिकली होता है चक्र, मतलब अगर हमें कोई रिपीटेटिव टास्क करवाना है तो हम लूप से करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करना है हेलो कितने टाइम्स, 100 टाइम्स या फिर 1000 टाइम, तो मैं 1000 टाइम प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, और उसमें 100% चांसेस है कि मैं एक तो मिस्टेक उसमें कर ही दूंगा, या तो मैं 1000 से ऊपर या 1000 से कम लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं और हम गलतियाँ करते हैं। अब ये वाले टास्क या फिर जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं इनको कवर करवाने के लिए हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। सी में, सिर्फ सी की बात कर रहा हूँ, इसमें लूप होते हैं फॉर, वाइल और डू वाइल। फॉर लूप होता है जिसमें 3 स्टेटमेंट्स लगती है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। 3 स्टेटमेंट्स लगती है। फर्स्ट स्टेटमेंट होती है इनिशियलाइजेशन, मतलब लूप का इनिशियलाइजेशन, लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। एंड देन सेकेंड होगी हमारा कंडीशनल चेकिंग, या फिर ये चेक करता है कि लूप एंड कहाँ पर होगा या कब तक चलेगा, ये चेक करता है। स्टेटमेंट 1 चेक करता है कि इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, लूप स्टार्ट कहाँ से होना है, ये चेक करता है कि लूप स्टॉप कहाँ पे होगा। और स्टेटमेंट 3 बताती है कि लूप का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होने वाला है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। ये फॉर लूप के अंदर है। सेम वाइल लूप के अंदर भी होता है। वाइल लूप में, वाइल का मतलब होता है जब तक, मतलब जब तक इसके अंदर जो भी कंडीशंस रहेगी या जो भी कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक इसके ब्लॉक का कोड चलना है। वाइल लूप का काम ये है। अब डू वाइल में डू और वाइल है। डू मतलब करो, पहले ये काम कर देगा एंड देन वाइल लूप काम स्टार्ट करेगा, और यहाँ पर भी कंडीशन आएगी। तो ये कंडीशन वाइल लूप के अंदर जो हमने डाल रखी है, ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये काम करता रहेगा। इस टाइप से वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप काम करता है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ फॉर लूप का, और इसको समझते हैं। सेम वैसे ही जो कंडीशन है हमारी, ये वाला जो पार्ट है स्टेटमेंट 2, ये वाइल लूप में यहाँ पर आता है, और ये जो वाइल लूप है ये सेम यहाँ पर आता है, लेकिन इसमें डू ऐड हो जाता है क्योंकि ये पहले करता है और उसके बाद वाइल लूप को एग्जीक्यूशन करेगा। मैं फॉर लूप का एक बेसिक सा कोड लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉर ओपन राउंड ब्रैकेट्स, स्टेटमेंट 1 इज द इनिशियलाइजेशन, तो मैं i इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूँ, सेमीकोलन दिया मैंने, एंड देन मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ i
ग्रेटर देन लेस देन, आई लेस देन 20, या फिर अभी क्या हम लोग लिखते हैं 5 एंड देन सेमीकोलन। देन अगेन मैंने लिखा है यहाँ पे आई प्लस प्लस विच इज स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, यही हमने अभी देखा। कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, स्कोप ऑन एंड स्कोप ऑफ। इस लूप के अंदर मैं कोड लिखता हूँ प्रिंट करने का विच इज़ प्रिंट एफ, और डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं %d देता हूँ विच इज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर कोमा एंड आई। फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं विच इज़ दिस। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंट एफ एंड मैंने %i या फिर i की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा रखी है। एंड देन आई एम एडिंग द \n फॉर द न्यू लाइन, ये नई लाइन के लिए \n हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। दैट्स गुड। अब इसका आउटपुट समझते हैं ये काम कैसे चलेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी बताती है इनिशियलाइजेशन, जिसमें i इक्वल्स टू 0 है, i लेस देन 5 है और i प्लस प्लस है। i इक्वल्स टू 0 मतलब कि इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसका 0 है, तो i की वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी 0, तो आउटपुट हमको डिस्प्ले पे शो होगा 0। फिर अगेन ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू हो गई है 1, तो 1 लेस देन 5 चेक करेगा, होता है यस, ये ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो अंदर आएगा, और i की करंट वैल्यू है अभी 1, तो आउटपुट में हमको आएगा 1, क्योंकि प्रिंट कर रहा है वो, और i की करंट वैल्यू को प्रिंट कर देगा 1। देन अगर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हो गया क्या होगी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 लेस देन 5 होता है, यस ट्रू होता है। देन अंदर आएगा, प्रिंट करेगा, तो आउटपुट आ जाएगा 2। फिर इंक्रीमेंट आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, देन यहाँ पे वापस से 3 हुआ, 3 लेस देन 5 हो जाएगा, यस। देन अगेन प्रिंट होगा एंड देन 3 के बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, अच्छा प्रिंट इंक्रीमेंट चेक, प्रिंट इंक्रीमेंट चेक, प्रिंट इंक्रीमेंट चेक, इस टाइप से ये काम करता है लूप। तो अभी हुआ था हमारा 3 थी आई की वैल्यू, इंक्रीमेंट होकर हो गई 4, तो 4 इसकी वैल्यू, और अब यहाँ पे चेक होगा 4 लेस देन 5 विच इज़ दिस, 4 लेस देन 5 होता है, यस होता है, तो 4 प्रिंट करेगा, तो ये हो गया 4। देन 4 के बाद ये इंक्रीमेंट होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, अब यहाँ पे चेक होगा 5 लेस देन 5 लाइक दिस, तो 5 लेस देन 5 नहीं होता है, ओके 5 इज इक्वल्स टू 5 नॉट लेस देन 5, ओके 5 से छोटा नहीं है, 5 के बराबर है, तो ये कंडीशन अभी यहाँ पे हो गई है फॉल्स। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई है तो ये जो लूप है हमारा फॉर लूप, ये कोड को अंदर एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये यही काम चेक करती है कि जब तक ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू रहे तब तक ये कोड चलता रहेगा। दिस इज दी वर्किंग एग्जाम्पल ऑफ दी फॉर लूप, इस टाइप से। तो आउटपुट हमारे पास आएगा 0 1 2 3 4। अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ तो i लेस देन 500, अब ये आउटपुट आएगा हमको डायरेक्ट 499 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके ये 499 तक आउटपुट आएगा। और जैसे ही i की वैल्यू इंक्रीमेंट होते होते 500 हो जाएगी, देन ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 500 लेस देन 500 नहीं होता। सो दिस इज द फॉर लूप। और ये जो कंडीशन होती है ये डायरेक्ट अगर आप वाइल लूप के अंदर डाल दोगे, जैसे वाइल लूप ऐसा होता है और अंदर स्टेटमेंट लगती है, तो ये स्टेटमेंट आप डायरेक्ट इसके अंदर पास करोगे, तो यही i लेस देन 500 देन दिस, और अंदर हम लोग इसके अंदर ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाते हैं i प्लस प्लस एंड दिस, और अंदर यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। चलो अब ये भी समझ लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे i लेस देन 5 लिखा हुआ है, i लेस देन 5, और i की वैल्यू करंट क्या है, प्रिंट में i कर दिया प्रिंट फॉर एग्जांपल, तो ये i की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर बस 4 होगा, और 5 में ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि i लेस देन 5 नहीं होता है, या 5 लेस देन 5 नहीं होता है। ये हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आज हमारा कंसेप्ट है मेन ये जो बेसिक जो पार्ट होता है इनको समझना, और ये सब डिटेल में पढ़ने के लिए कुछ और वीडियोस मिलेगी आपको, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। 13 वीडियो की तो ये अभी हो ही गई है वीडियो, और इसके 13 से भी ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि इसका सेकंड पार्ट ही है। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। लूप आगे आपको समझ में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं वेरिएबल्स पे, तो इसको क्लीन करते हैं और वेरिएबल समझते हैं। ये एक वीडियो ही आपके बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्लियर कर देगी। तो इस एक वीडियो को, चाहे ये 20 मिनट की चाहे ये आधे घंटे की वीडियो हो, आप इसी को अच्छे से देख लोगे तो आपके बेसिक कंसेप्ट्स जो प्रोग्रामिंग के होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सिंटैक्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स हमारा क्लियर हो चुका है। अब फॉर ये जो वेरिएबल है वो पढ़ते हैं।
वेरिएबल इज सेम लाइक अ कंटेनर। कंटेनर मतलब एक बॉक्स, उसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ रखते हैं। वैल्यूज़ क्या होती है? किसी का नाम हो गया, किसी का ईमेल आईडी हो गया, किसी का फ़ोन नंबर हो गया, सेक्शन हो गया या क्लास हो गई, या जो भी डिटेल्स हमारे आसपास होती है या हमारी होती है, उन डिटेल्स को हम लोग वैल्यूज़ बोलते हैं। किसी का नेम स्टोर करना है प्रोग्रामिंग में तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए, किसी का ईमेल स्टोर करना है तो उसे मुझे एक वेरिएबल चाहिए, फ़ोन नंबर स्टोर करने के लिए, सेक्शन स्टोर करने के लिए या फिर कुछ भी स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए। तो उस वेरिएबल को स्टोर, इस वेरिएबल का जो काम होता है वो होता है इनकी वैल्यूज़ को स्टोर करना। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम, तो इस राम की वैल्यू, मतलब ये नाम है, किसी भी पर्सन का नेम है, तो इस नेम को स्टोर करने के लिए मुझे एक वेरिएबल लगता है विच इज़ नेम इक्वल्स टू राम। ये नॉर्मली हम लोग हमारी कॉपी में लिखते हैं, नेम इक्वल्स टू राम, फादर नेम करके फादर नेम लिखते हैं, मदर नेम करके मदर नेम, क्लास करके क्लास लिखते हैं, ऐसे कॉपी में लिखते आ रहे हैं हम लोग। बस अब डिफरेंस ये है कि इस पार्ट को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं और ये होता है डेटा या फिर वैल्यू। ये वैल्यू अलग अलग टाइप से होती है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप वाले चैप्टर में। लेकिन वेरिएबल किसको बोलते हैं? वेरिएबल इज दिस। किसी का नेम स्टोर कर रहे हो तो हम इसका नाम यहाँ पे देते हैं। अब जैसे मुझे सिटी का नेम स्टोर करना है, जैसे इंदौर, तो ये सिटी नेम है, तो मैं वेरिएबल का नाम दूंगा यहाँ पे सिटी नेम इक्वल्स टू इंदौर। तो दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल और दिस इज द वैल्यू। और अब ये वैल्यू है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स के कलेक्शन को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। अब ये जो डेटा होता है, ये डेटा अलग अलग टाइप से होता है। जैसे किसी का सेक्शन है, जैसे क्लास के सेक्शंस होते हैं, ग्रुप सेक्शंस होते हैं, तो ये सेक्शन है मान लो ए, तो ये एक सिंगल कैरेक्टर है, तो ये भी एक डेटा है जिसका टाइप अलग है, जो कि कैरेक्टर टाइप का डेटा में है। ये एक डेटा है जो कि स्ट्रिंग टाइप के डेटा में है। और अगर किसी का जैसे नंबर है, जैसे 91 रूम नंबर है, तो रूम नंबर वेरिएबल का नाम और रूम नंबर 91, तो रूम नंबर 91 ये किस टाइप का डेटा है? ये इंटीजर टाइप का डेटा है। ये हमारा कैरेक्टर टाइप का डेटा हो गया और ये होता हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा। अब जैसे किसी पार्ट की प्राइस है, तो प्राइस होगी 99.98 रुपीज़, तो फिर ये क्या है? ये फ्लोट है। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग फ्लोट बोलते हैं। सी के अंदर या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो डेटा होता है, उस डेटा के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सी के अंदर से मतलब नहीं है, डेटा के टाइप्स होते ही हैं। अब उन डेटा के टाइप्स में क्या होता है? इंटीजर नंबर्स, जो भी होल नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं। फ्लोट जो कि पॉइंटर नंबर्स होते हैं, जैसे 10.7 जो पॉइंटर नंबर्स होते हैं उनको फ्लोट बोलते हैं। उसके बाद होता है कैरेक्टर, जिसको हम लोग सी में बोलते हैं केर, CHAR, और ये होते हैं सिंगल कैरेक्टर्स, जैसे ABCD। ये 3 टाइप के भी डेटा है। उसके अलावा होता है बुलियन, जो कि होता है ट्रू या फॉल्स, इसको बोलते हैं बुलियन। इनके बारे में भी डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती होगी उनके लिए ये वीडियो है, और डिटेल में समझेंगे हम लोग किसी और वीडियोज़ में। चलो, ये हो गया हमारे वेरिएबल का पार्ट। वेरिएबल का काम होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करना, जैसे ये वैल्यू है, इसको स्टोर करने का काम वेरिएबल का हो गया। अब ये डेटा ये डेटा है और ये वेरिएबल्स के नेम है। इक्वल का जो साइन है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि ऑपरेटर वाले चैप्टर में भी आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। नेक्स्ट आता है अपन स्विच केस पे। स्विच केस को रफली समझते हैं। हमने अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ये पढ़ा हमने कि जब हमको 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना है तो हम लोग एल्स इफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मुझे 10 कंडीशंस को चेक करना है तो फिर मैं स्विच केस का यूज़ करूँगा, ना कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। कर सकता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़, मतलब इफ़, एल्स इफ ऐसे करके कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्विच केस का यूज़ करके भी इजीली उसको यूज़ कर सकता हूँ। और डिटेल में हम लोग कभी समझेंगे। लेकिन स्विच केस का यूज़ होता है कि केस के अकॉर्डिंग किसी भी कोड को चलाना, और कोड चल जाए उसके बाद उस कोड को ब्रेक करना। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं डेटा टाइप्स पे। तो हर एक डेटा का टाइप होता है, जो कि हमने अभी देखा यहाँ पे। जैसे ये स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर है, ये इंटीजर है। यहाँ पर देखो ये फ्लोट हो गया, ये कैरेक्टर हो गया, ये बुलियंस का ट्रू फॉल्स हो गया, और ये इंटीजर का नंबर्स हो गया। जो होल नंबर्स होते हैं, कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे कि 100 भी हो गया वो, या -100 भी हो गया, तो भी वो क्या है? इंटीजर है।
तो ये जो अलग अलग डेटा के टाइप्स होते हैं उसको हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है अरे। अरे क्या होता है? अरे होता है मतलब एक वेरिएबल के अंदर हम लोग एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे रूम नंबर के अंदर हमने एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर दिया, बट अगर मुझे रूम नंबर्स को स्टोर करना है तो फिर मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, है ना। अगर मुझे बहुत सारे रूम नंबर्स को, या फिर मेरे पास फॉर एग्जांपल एज है, एज को तो मैं एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। एज मतलब किसी की उम्र है, तो मैंने एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। लेकिन मेरे पास एजेस हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए अरे। और अरे के अंदर हम लोग एजेस को स्टोर कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, 8, 7, 9 ऐसे करके मैं एजेस को कोमा करके स्टोर कर सकता हूँ। अब इस एरे के अंदर, इस एरे को हम लोग बनाते हैं कुछ इस टाइप से सी में, और फिर ये होते हैं एलिमेंट्स 2, 5, 8, 7, 9, ये सब एलिमेंट्स हैं। और हर एलिमेंट अपनी एक पोजीशन पे है। जैसे ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। ये इंडेक्स वाइज जो है, इंडेक्स वाइज ये जो एलिमेंट्स हैं ये प्लेस्ड हैं। और जैसे 2 जो एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स पे, 5 एलिमेंट 1 इंडेक्स पे, 8 एलिमेंट 2 इंडेक्स पे, 7 एलिमेंट 3 पे और 9 वाला एलिमेंट जो है 4 वाले इंडेक्स पे प्लेस्ड है। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, जो कि एरे के अंदर यूज़ हो रहा है अभी। देखो ये हो गया एक एरे। एरे मतलब एक बॉक्स हुआ, और इस बॉक्स में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को रखते हैं इस टाइप से, ठीक है। और हर एक वैल्यू की अपनी एक पोजीशन है विच इज़ इंडेक्स। तो 0, 1, 2। अब मुझे अगर 8 को एक्सेस करना है तो फिर मैं ऐसे लिखूँगा, एजेस स्क्वायर ब्रैकेट, और 8 का इंडेक्स कौन है? 2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 एंड देन डन। तो मैं एजेस स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिख दूंगा, तो 8 वैल्यू मेरे को मिलेगी। मुझे अगर 9 निकालना है तो फिर मैं लिखूँगा 4 इंडेक्स, तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा, तो फिर ये 4th वाला इंडेक्स निकलेगा। इसको सिस्टम पे भी कभी समझेंगे, बट इस टाइप से एक एरे होता है। एरे का यूज़ होता है मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में स्टोर करने के लिए एरे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स के लिए इसको पहले साफ करते हैं हम लोग। और एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई करता है कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन जिसको हम लोग मेथड्स और एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, उनको एक्सेस कहाँ पे कर सकते हैं ये स्पेसिफाई करते हैं हम लोग। एक्सेस स्पेसिफायर में पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। पब्लिक मतलब कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, प्राइवेट मतलब अपने कहीं पे भी एक्सेस नहीं हो सकता, प्रोटेक्टेड मतलब जो ट्रस्टेड जो रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू एक्सेस हो सकता है। ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। पब्लिक मतलब हर कोई कहीं कोई भी क्लास से ऑब्जेक्ट बनाकर उसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट में तो नहीं कर सकता है, वो खुद ही कर सकता है क्योंकि वो प्राइवेट है। और प्रोटेक्टेड में हम अगर इनहेरिटेंस का यूज़ कर रहे हैं, जो कि UPS के कंसेप्ट में समझेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, तो फिर हम लोग प्रोटेक्टेड का यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। दिस इज सेम लाइक अगर कोई सरकारी चीज़ें हैं तो हम पब्लिकली उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट मतलब आपका कोई निजी कोई सामान है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, तो आप उसको खुद ही यूज़ कर सकते हो। प्रोटेक्टेड मतलब कि आपके बाइक की चाबी हो गई या आपकी बाइक हो गई, उसको प्रोटेक्टेडली आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, वो उसको यूज़ कर सकती है। आप किसी अननोन व्यक्ति को अपनी प्रोटेक्टेड जो भी है आपके पास, जैसे प्रोटेक्टेड आपकी बाइक है, तो आप किसी अननोन व्यक्ति को अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दे सकते। तो दिस आर दी प्रोटेक्टर्स। सेम वैसा ही होता है कि जो मेथड्स होती है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको पब्लिकली एक्सेस करवाने के लिए हमको स्पेसिफाई करना है, या प्राइवेट एक्सेस करवाने के लिए स्पेसिफाई करना है, या प्रोटेक्टेड रखना है उसको तो उसको स्पेसिफाई करना है। तो दिस आर दी एक्सेस स्पेसिफायर्स। द नेक्स्ट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये क्या है? स्पेसिफायर यहाँ भी हो रहा था एक्सेस करने के लिए, यहाँ पे फॉर्मेट का स्पेसिफाई हो रहा है। क्या होता है? सी के अंदर होता है ये वाला टॉपिक फॉर्मेट स्पेसिफायर। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये टॉपिक्स बहुत ही कम मिलते हैं, जैसे कि C++ में इसका काम नहीं है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। क्या होता है कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, तो सी में वेरिएबल बनाते हैं int a = 10, मतलब एक इंटीजर टाइप का a वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10 है। तो इस वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो प्रिंट एफ जो फंक्शन होता है सी का, उसको पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए। तो %d फॉर इंटीजर, मतलब अगर मुझे इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करना है, वेरिएबल इज दिस a,
ठीक है। अब मुझे अगर ए वेरिएबल को या इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करना है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d देना पड़ता है। ऐसे ही कुछ और फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, जैसे कि इंटीजर के लिए होता है %d, फ्लोट के लिए होता है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो उसके लिए होता है %f। अगर मेरे पास कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो उसको प्रिंट करने के लिए मेरे पास यूज़ होता है %c। इस टाइप के कुछ स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। अगर आपका वेरिएबल इंटीजर है जैसा ऐसा, तो अगर उसमें वैल्यू इंटीजर रखी हुई है तो आप इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए %d का यूज़ करोगे। दिस अगर आपका वेरिएबल फ्लोट है तो फिर फ्लोट यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल है फ्लोट, तो आपने फ्लोट लिखा, टाइप लिखते हैं पहले, फिर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू वैल्यू 10.98, ये फ्लोट वैल्यू हो गई, पॉइंटर वैल्यूज़। तो आपको यहाँ पे %f लिखना पड़ेगा एंड देन वेरिएबल इज दिस। तो ये होगा, तो %f का यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर मैं कैरेक्टर लिखता हूँ केर, अगर मेरा यहाँ पे केर टाइप का वेरिएबल है CHAR और वेरिएबल का नाम a है, इक्वल्स टू में यहाँ पे कोई कैरेक्टर है जैसे a, ये कैरेक्टर स्टोर किया मैंने कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे %c लिखना पड़ेगा क्योंकि कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो printf को फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए। C++ में C in होता है और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग, जैसे पाइथन में प्रिंट होता है, जावा में कुछ और है। तो इस टाइप से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो C में मिलेगी और बाकी लैंग्वेजेस में नहीं मिले, तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। दिस इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर। द नेक्स्ट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर का यूज़ होता है ऑपरेट करना, मतलब अगर दो वैल्यू हैं तो उसको प्लस करना, माइनस करना, ये सब काम होता है ऑपरेटर का। OPERATOR ऑपरेटर का काम होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी है, परसेंटेज, मॉड्यूलस, ये सब चीज़ें निकालने का काम ऑपरेटर का होता है। हमारे पास कुछ कैटेगराइज्ड ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसके बाद हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने का। जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनका काम करने का काम होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है वैल्यूज़ को असाइन करना, जैसा हम इंट x इक्वल्स टू 10 इस टाइप से जो असाइन कर रहे हैं, ये इस ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डॉट इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ऐसे करके बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर भी। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि होते हैं एंड, और, एंड नॉट। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसको एंड, और नॉट ऐसे करके हम लोग प्रोग्रामिंग में लिखते हैं। एंड ऑपरेटर यूज़ होता है दो कंडीशन से, जैसे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो ये ट्रू होता है, ये एंड का काम है। और का क्या काम है, अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर ये ट्रू हुई या ये ट्रू हुई, दोनों में से एक का ट्रू होना ज़रूरी है, तो ये ट्रू होगी। अगर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स होगी। ऐसा काम करता है और, मतलब ये या ये तो ट्रू होना ही चाहिए। एंड देन यहाँ पे आता है नॉट, तो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही या तो फॉल्स हो या तो ट्रू हो, इस टाइप से। मतलब अगर ये दोनों ट्रू है, अच्छा इसका काम ऐसा होता है कि जैसे कोई कंडीशन है, अगर आपने अंदर लिख रखी है और नोट हम लोग ऐसे लगाते हैं एक कंडीशन को चेक करने के लिए, है ना। ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इसको ये फॉल्स बताता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसको ये ट्रू बताता है। नॉट चेक करता है कि C1 इज़ नॉट दिस या कंडीशन 1 इज़ नॉट दिस, इस टाइप से नॉट काम करता है। ये होते हैं ऑपरेटर्स। नेक्स्ट कांस्टेंट, कमेंट्स और स्ट्रिंग। बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही है, बट ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर और बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन कांस्टेंट पर। देखो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि पाई की वैल्यूज़ होती है। उसके अलावा हमारे पास होती है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, ये भी फिक्स्ड है। ऐसी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ या फिर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है, जैसे 1 किलो के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर्स होते हैं, या फिर 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 साल में कितने महीने होते हैं, ये कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं।
या फिर कहें कांस्टेंट वैल्यूज़ है। ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज़ को हमारे प्रोग्राम में या फिर कोड में किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए, जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डेज इन वीक, ऐसा मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, डेज इन वीक में कितने डेज होते हैं एक वीक में, 7, ये फिक्स्ड है। अब मैं इसको अगर 8 लिख दूंगा तो ये गलती हो जाएगा, तो मैं नॉर्मल वेरिएबल के अंदर इसको 8 वापस, अच्छा 7 लिख दिया, मैं वापस डेज इन वीक इक्वल्स टू 9 वापस अगर इसमें वैल्यू असाइन करूँगा फिर से, तो फिर इसकी वैल्यू करंट क्या हो गई 9, विच इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये गलत है। अभी डेज इन अ वीक क्या होता है, 9 होता है क्या, नहीं 7 होता है। तो हम ऐसे वेरिएबल्स को कांस्टेंट टाइप बना देते हैं, कॉन्स्ट लिख के, कॉन्स्ट इंटीजर डेज, तो ये कांस्टेंट टाइप का एक वेरिएबल बन गया। इसकी वैल्यू अगर मैं अब असाइन करने जाऊंगा तो ये मुझे यहीं पे एरर देगा कि यू आर ट्राइंग टू असाइन और चेंज वैल्यूज़ ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब हमसे भी गलती से कभी कोई वैल्यू चेंज ना हो, इसलिए हम उस वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल बना देते हैं, जो कि कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करके होती है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि किसी वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू असाइन कर दी तो हम उसको वापस से चेंज नहीं कर पाएँ, इसलिए हम लोग उसको कांस्टेंट वेरिएबल बना दें। दिस इज़ कांस्टेंट कमेंट ख़त्म। और द नेक्स्ट इज कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, चलो कमेंट्स और स्ट्रिंग बचा हुआ है, तो स्ट्रिंग तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, और स्ट्रिंग को एक बार फिर से थोड़ा बहुत देख लेंगे, तो लिखा है। तो कमेंट्स क्या होता है, देखो अगर हमने बहुत सारा नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, बहुत सारी लाइन्स है, मतलब कुछ 10,000 लाइन्स है मैंने लिखी है कोड, या मैंने यूज़ किया है, मेरा कोड हो गया 10,000 लाइन का या 100 लाइन का हो गया, 1,000 लाइन का हो गया। उस कोड में किसी भी कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, मैं कमेंट्स का यूज़ करता हूँ कि ये कोड मैंने क्यों लिखा था। तो कमेंट्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड देन /* मल्टीपल लाइन कमेंट, जो कि मल्टीपल लाइन में आया, और इसको एंड करते हैं हम लोग */. इस टाइप से मैं सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ कर सकता हूँ। ये होता इसलिए है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई फंक्शन लिखा और उस फंक्शन को क्यों लिखा हुआ है, उसकी क्या नीड थी, या फिर मैं कुछ भी हिंट छोड़ना चाहता हूँ फॉर द नेक्स्ट डेवलपर, जो कि इन फ्यूचर उस कोड को ओपन कर सकता है और उसको ईजी रहे कोड को समझने के लिए, तो फिर मैं वहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ, या फिर मैं कुछ नोट्स लिख सकता हूँ अपने कोड के अंदर फॉर द नेक्स्ट डेवलपर्स, और आप खुद के लिए भी। अगर आप उसी कोड को 2 साल 3 साल 5 साल बाद ओपन करते हो, तो वो जो सिंगल लाइन कमेंट या फिर मल्टी लाइन कमेंट में आपने लिखा था 3 साल 4 साल पहले, उसको आप देख कर समझ जाओगे कि वो कोड क्यों लिखा था। दिस इज़ द यूज़ ऑफ कमेंट्स। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने एक वेरिएबल बनाया int m = 100। ये एक वेरिएबल है मेरे पास int m = 100। अब मैं अगर इसमें कमेंट नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, और मैंने m अभी याद से रखा है कि ये है मिनट्स, ठीक है, या फिर मैं इसमें रखता हूँ 60, और मैंने लिखा है ये वैल्यू में, ये m मैंने क्या दिया था, मिनट्स पर आवर, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, ये मैंने स्टोर किया है m के अंदर, ठीक है। अब मैं 5 साल बाद आया और मैंने इसी कोड को ओपन किया, तो मैंने देखा int m = 60। अब मुझे याद नहीं आएगा क्योंकि बहुत टाइम हो चुका कोड को ओपन किया हुआ है, तो फिर m = 60 मैंने क्यों रखा था मुझे नहीं पता। m फॉर मीटर भी हो सकता है, माइल्स भी हो सकता है, मिनट्स भी हो सकती है, बट ये मिनट्स किसकी है, क्या है, मुझे नहीं पता। तो इस टाइम पे अगर मैं प्रॉपर, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, हालांकि वेरिएबल भी नेम आपको सही से देना पड़ता है, मिनट्स पर आवर दो उसका नाम अगर देना है तो, लेकिन ये एक एग्जांपल है। अगर मैं उस टाइम पे यहाँ पे लिख देता मिनट्स पर आवर, वैल्यू लिखी है मैंने, ऐसा करके मैं अगर कमेंट्स लिख देता सिंगल लाइन कमेंट में, अब मैं इसको 5 साल या 10 साल बाद भी अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो भी मुझे इस कमेंट्स को पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये m = 60 क्या लिखा हुआ है। अगर मेरा कमेंट बड़ा है तो फिर मैं मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करूँगा विच इज़ दिस, और अगर कमेंट छोटा है तो फिर मैं सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करके इसको नोट लिख सकता हूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे ही ये हेल्प करे या फिर किसी भी नेक्स्ट डेवलपर को कोड एक्सप्लेन करने में हेल्प करे।
आई होप कि आपको कमेंट्स भी समझ में आ चुका होगा, ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक्स नहीं है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का क्या था? स्ट्रिंग में तो सिंपल है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जैसे कि कोडिंग। अरे अपने इंस्टीट्यूट का नाम तो सही से लिखे यार, अपन सही से लिखते हैं, इसमें ज़्यादा घाई नहीं। देखो स्ट्रिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वर्ड, जैसे कोडिंग, शिक्षा, इंस्टीट्यूट, सोनकच, डबल इन्वर्टेड और सेमीकोलन। ये इंस्टीट्यूट अभी इंदौर में भी आने वाला है, तो यहाँ पे इंदौर भी ऐड होगा। तो इस टाइप से देखो, कोडिंग, शिक्षा, इंस्टीट्यूट, सोनकच हमने लिखा है, तो ये कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स है। देश 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 मल्टीपल वर्ड्स हैं, इनका सबका एक कलेक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। दिस इज द स्ट्रिंग, दैट्स इट। ये स्ट्रिंग होती है, और स्ट्रिंग को एरे जैसे ही ट्रीट किया जा सकता है, सी और सी प्लस प्लस दोनों ही में। एरे क्या होता है? इंडेक्स वाइज काम करता है, तो सी इसमें स्ट्रिंग में भी इंडेक्स होता है। 0 पे ये है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे ये स्पेस है। इस टाइप से स्ट्रिंग काम करती है। तो दिस आर द स्ट्रिंग्स। तो ये कुछ बेसिक से टॉपिक्स थे जो मैंने अपने स्टूडेंट को बताया था, तो मैंने सोचा इसको वीडियो में कवर अप कर दे, तो उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा और आपको भी। जिन लोगों को ऑलरेडी C++ आती है उनको ये क्विक वीडियो, क्विक क्या, ये तो लॉन्ग वीडियो हो गई, तो ये वीडियो उनको हेल्प करने वाली है। इसमें सिंटैक्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, वेरिएबल्स, स्विच केस, डेटा टाइप, अरे, एक्सेस स्पेसिफायर्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और ऑपरेटर्स, एंड देन कांस्टेंट एंड कमेंट्स एंड द स्ट्रिंग्स। तो ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो गए, तो ये आपको हेल्प करेंगे, और इनको और डिटेल में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थोड़े टाइम के बाद, जो कि आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो अगर आपको कोडिंग सीखना है या फिर इस टाइप सारी चीज़ों को अच्छे से एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाउन करो, थोड़ा सा लिखो कि क्या चाहिए या फिर क्यों चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये सब चीज़ लिखो। ऑल्सो अगर आपको लोकल में कोडिंग शिक्षा से इंस्टीट्यूट में कोडिंग सीखना है, या फिर सोनकच में अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हो, हाई लेवल एजुकेशन लेना चाहते हो रिलेटेड टू द कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड, DSA, Python and all languages like this. These are the programming languages कोडिंग शिक्षा प्रोवाइडिंग। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो हैं लैंग्वेजेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये है कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आप कोडिंग सीख सकते हो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से। और कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड अ वेरी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डिटेल में सीखते हो। आपको चाहे बेसिक कंप्यूटर सीखना हो, चाहे आपको कोर कंप्यूटर सीखना हो, चाहे आपको एडवांस कंप्यूटर सीखना हो, कोडिंग शिक्षा ने इन तीनों ही कोर्स को अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है। आपको बेसिक सीखना हो तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है हमारे पास, जो कि 2 महीने का है। बेसिक कंप्यूटर 2 महीने का कोर्स है, एडवांस कंप्यूटर 3 महीने का कोर्स है, और कोर कंप्यूटर तो हमारा 3 महीने का कोर्स है, जिसकी फ़ीस बहुत कम है, जो कि मार्केट में है। कोर कंप्यूटर मतलब कि बहुत ही लो लेवल का कोर्स, जिसमें एक छोटा मोटा कंप्यूटर ही अगर आपको चलाना सीखना है, लाइक टाइपिंग, MS वर्ड, MS एक्सेल, बेसिक से अगर आपको सीखना है, तो वो बेसिक कंप्यूटर में उस कोर्स से थोड़ा सा हाई रहेगा। एडवांस कंप्यूटर में तो आपको कंप्यूटर की हर चीज़ सिखा देंगे। उसके अलावा C++, पाइथन, जावा, PHP, कोऑर्डिनेटर, लारावेल एंड ऑल इन ऑल सब कुछ हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं। कोडिंग शिक्षा इंस्टीट्यूट सोनकच में विजिट करें। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको इस बोर्ड पे ही लिख के दे देता हूँ, 9165808041। वीडियो काफ़ी बड़ी है, तो आप बड़ी हो ही गई है, तो इसमें थोड़ा सा हमारी मार्केटिंग भी कर देते हैं। हो सकता है कि आपको या किसी को रिक्वायरमेंट हो तो आप भी विजिट कर सकते हो। तो 9165808041 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। माई सेल्फ संदीप विश्वकर्मा, द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हैड 5 year+ experience in the IT field. Thank you.